नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित कर दिया है। मैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री ने जो ललित निबंधीय भूमिका बांधी है, उससे यही लगता है कि आर्थिक चुनौतियों और समस्याओं को आप जितना भी बड़ा करके बताएं, वो उन्हें उस तरह से नहीं देखते हैं। उनके देखने के नजरिए में पिछले 6 साल में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, उसमें इतनी ताकत है कि जीडीपी का 10%, उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ इन 2020, तो 2020 से 20 का राइम भी मिल गया साथ में, और नए नाम के साथ ये पैकेज आया है जिसका नाम रखा गया है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें आत्मबल, आत्मविश्वास पर भी जोर दिया गया है कि जो नया अवसर बना है उसका फायदा भारत उठा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब हमें लोकल पर जोर देना होगा। क्या वो एक ऐसी लोकल पे गर्व भी करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि लोकल पर गर्व भी करना चाहिए और लोकल चीजों का लोग उपभोग भी करते रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस एक सिद्धांत से वो जो उन्होंने खाका खींचा है सैद्धांतिक, उसमें कोई बदलाव है? जो शुरू में उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, वो 6 साल तक मेक इन इंडिया कहीं नजर नहीं आया। कोरोना से पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जितने भी आंकड़े हैं वो बर्बादी के ही बताते हैं, और बल्कि कुछ तिमाही में तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के आंकड़े नेगेटिव में चले गए थे। तो क्या एक फेल आइडिया को अब वो सफल बनाने की बात कर रहे हैं? एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम सबका काम सुनना और समीक्षा करना भी है, तो 2 बातें मैं पहले ही बता देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने एक अवसर दिया है। भारत में कोरोना से पहले पीपीई किट का निर्माण नहीं होता था। ये बात मुझे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं लगती है। भारत में पीपीई किट का निर्माण होता था। इबोला से पहले इसका नाम कुछ और था। इबोला के आने के बाद से इसे ज्यादा जब आप तस्वीरें देखने लगे कि पूरी तरह से बंद पैक किए हुए स्वास्थ्य कर्मी नजर आते हैं, उस पीपीई किट का निर्माण भी भारत में हो रहा था और निर्यात भी हो रहा था। तो ये अलग बात है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि Y2K जो 31 दिसंबर 2000 को आया था, एक संकट खड़ा किया था, उसे भारत ने उसे सॉल्व किया था। अब यह विवादित उदाहरण है क्योंकि Y2K को होक्स भी कहते हैं। एक तरह का वो फेक न्यूज था इस सदी के आरंभ में, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने, अखबारों ने मिलकर एक ऐसा वितंडा खड़ा किया था जिसका आधार नहीं था। काफी विवाद हुआ इस पे। निक डेविस हैं ब्रिटेन के पत्रकार, उन्होंने एक मोटी सी किताब भी लिखी है, फ्लैट अर्थ न्यूज। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से $600 बिलियन की पूरी पैसा बर्बाद किया गया। कल्पनाएं गढ़ी गई कि कंप्यूटर फेल हो जाएगा, बिजली घर बंद हो जाएगी, तो लोग जनरेटर जलाने लगे उस दिन, और परमाणु बम चल निकलेंगे और न्यूक्लियर पावर में ब्लास्ट हो जाएगा वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह संकट ऐसा था ही नहीं जिसे किसी ने सॉल्व किया हो। जरूर इस संकट के कारण भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को लाभ हुआ। उस समय नेस्कॉम एक कंपनी हुआ करती थी, आप आउटलुक में ये रिपोर्ट भी है, देवांग मेहता ने कहा था कि हमने इसका अवसर उठाया और लगभग $2 बिलियन से ज्यादा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, एक तरह से भारतीय इंजीनियरों ने। लेकिन सॉल्व किया वो एक तरह से होक्स था। कितना किया? तो ये 2 उदाहरण हैं। इसके अलावा फिर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ पैकेज का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है 2020 के लिए। इसमें उन्होंने कहा कि पहले कुछ पैकेज की घोषणा की गई थी जिसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो पहले का पैकेज आप जानते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपया बताया गया था, जिसमें से किसानों का पैसा तो अप्रैल के हफ्ते में जाता ही जाता है, लेकिन वो पैसा भी उस पैकेज में गिना गया, मगर वो पैसा किसानों को गया। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए वो पैसा गया, वो हिसाब भी, उस हिसाब को भी लेकर भी विवाद था। पर अब ये 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री को। उनके भाषण का छोटा सा हिस्सा सुनिए। कोरोना संकट का सामना करते हुए
नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। प्रधानमंत्री के आलोचक अर्थशास्त्री भी अपने लेखों में बता रहे थे कि कम से कम जीडीपी का 10% पैकेज के रूप में घोषित करना चाहिए। लघु मध्यम उद्योगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक, बड़े औद्योगिक सेक्टरों तक ने आर्थिक पैकेज की मांग की। दुनिया भर के देश पहले से ही इसका ऐलान कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 13% दिया है, स्वीडन ने 12% दिया है, जापान ने सबसे अधिक 21% दिया है, मलेशिया ने शायद 17-18% दिया है, जर्मनी ने 10.7% दिए हैं। ये सब जो आंकड़े छपते हैं मीडिया में है उनसे बता रहा हूं। और भारत ने 10% जीडीपी का दिया है, तो एक बड़ी राशि तो है ही। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस 20 लाख करोड़ को जीडीपी का 10% बताया। और मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हमारे पूर्व संपादक अनिंद्य चक्रवर्ती जो अर्थ व्यवस्था पर काफी बढ़िया लिखते हैं, सिंपल समाचार वाले जुड़ गए हैं। अनिंद्य, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की साइज, आकार तो 2.5 ट्रिलियन का बताया जा रहा था, कभी करीब करीब 3 ट्रिलियन का बताया जा रहा था, लेकिन क्या इससे 10% बता रहे हैं तो क्या 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई? क्या हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भी घट गया इस आंकड़े से? दूसरा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पैकेज से? और प्रधानमंत्री ने जो एक सैद्धांतिक रूप दिया है, लोकल पे जोर दिया है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, उसके संदर्भ में। जी रवीश, इसमें 2 चीज है। एक है $3 ट्रिलियन, जो कि लगभग आप जानते हैं 210 लाख करोड़ के आसपास आता है। अगर आप बजट का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अगले साल के अंत तक हमारा जो जीडीपी होगा वो आज के दामों में 204 लाख करोड़ के आसपास होगा, यानी कि 204 लाख करोड़ रुपए। 204 लाख करोड़ रुपए का 10% होता है 20 लाख करोड़। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 20 लाख करोड़ में 12 शून्य हैं 20 के बाद, और उनमें ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसमें कितना शून्य है वो देखना जरूरी है। क्योंकि मोदी जी ने एक चीज हमें शुरू में कहा कि आरबीआई याद रखिएगा जो दे रहा है, हमने जो पहले भी दिया है, क्योंकि उन्होंने लिक्विडिटी, एक एल जोड़ा लिक्विडिटी, आपने नोटिस किया होगा। अब ज्यादातर लोग लिक्विडिटी क्या होता है नहीं जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, हर वक्त शब्द यूज करते हैं चुन कर ताकि लोग समझ सके। 4 एल में उन्होंने लिक्विडिटी जोड़ा था, लेबर, लॉ, एक और एल था मैं भूल गया हूं, लेकिन एक लिक्विडिटी भी उसमें जुड़ा हुआ था। लिक्विडिटी मतलब लैंड, बिल्कुल 4 एल, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लॉ तो हमें पता है लेबर का हो चुका है कल्याण, क्योंकि पहला इकोनॉमिक पैकेज हमारे सामने जो आया है
वो छिप के आया है। वो लीगल रिफॉर्म जो हुए हैं लेबर लॉज को बदलने के लिए और लेबर लॉज को सस्पेंड करने के लिए, ये जो रिफॉर्म हुए हैं, ये पहला इकोनॉमिक पैकेज है। खैर, जो 20 लाख करोड़ है उसमें आरबीआई कितना लिक्विडिटी दे रहा है, मतलब कितना लोन के लिए आरबीआई पैसा बैंकों के लिए के सामने रख रहा है। आरबीआई 8 लाख करोड़ दे चुका है, तो बाकी रह गए 12 लाख करोड़, है ना। 8 लाख करोड़ अनाउंस कर चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है 6 मई को आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया था, या उससे 3 मई को, मुझे याद नहीं है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। आपको याद होगा वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बोल के एक म्यूचुअल फंड का डेट फंड कोलैप्स कर गया था, वो बंद हो गया था। उस टाइम पे आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स को पैसा मिले इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए थे बैंकों को। उसमें से बैंकों ने सिर्फ 5% उठाया है। क्यों? क्योंकि लोन देना बहुत आसान है ना, लोन के लिए पैसा देना बहुत आसान है, लेकिन जो लोन देगा बैंक, वो तो उसी को देगा ना जो वापस कर सकता है। तो 8 लाख करोड़ आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ा दिया है, लेकिन लोन लेने वाला है कोई नहीं। तो 20 में से 8 लाख तो आप पहले निकालिए। 1,70,000 का तो पहले अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें से 70,000 रुपए वैसे की सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि आपने खुद बताया जो जून के एंड में आना था वो अप्रैल में आ गया। एक इंस्टॉलमेंट वो पहले से अनाउंस था। नरेगा में 10,000 करोड़ रुपए जो एडिशनल है, क्या वो एडिशनल है या बजट का पार्ट है, हमें पता नहीं है। और साथ में 2 हेड्स में पैसे दिए गए थे, एक में शायद 34,000 करोड़ के आसपास है, और एक में और भी है। एक है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड है, और एक है एक इंश्योरेंस टाइप का स्कीम है, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन में मजदूर होते हैं, उनके लिए एक कल्याण फंड है। वो स्टेट के पास रहता है, और ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटा 1,10,000 करोड़ के आसपास वो असल में अनाउंसमेंट हुआ है। अब मैंने आप से ये इस पर आने से पहले मेरे एक दोस्त है बचपन के, वो भारत के टॉप बैंकर्स में से, उनसे अभी थोड़ा सा बात किया। वो जाहिर है अपना नाम नहीं बताना चाहते। उन्होंने मुझे बताया कि एक प्लान जो वो सुनते आ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है, वो है कि सरकार आरबीआई को कहेगी कि 5 लाख करोड़, याद रखिए 8 लाख करोड़ आरबीआई दे चुकी है, 5 लाख करोड़ का और लोन एमएसएमई यानी कि छोटे और लघु उद्योगों को दिया जाएगा, जिसका थोड़ा सा गवर्नमेंट गारंटी देगी। मतलब है बैंक अगर ये लोन दे तो उसमें से थोड़ा सा पैसा वापस आएगा आरबीआई, मतलब सरकार उसको गारंटी देगी। बैंक का अगर पैसा डूब गया तो उसका आधा शायद सरकार दे देगी, यानी 5 लाख करोड़ में से 2 से 3 लाख करोड़ सरकार देगी। अब आप देखिए हमारे सीधा 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख गए, और पहले का 1,70,000 अनाउंस हो चुका है, जिसमें से 70,000 करोड़ पहले के हैं। तो अब बाकी रहे कितने? लगभग 6 लाख करोड़। अब मैं कह सकता हूं जिस तरीके से पहले के 70,000 करोड़ को नया पैकेज के तौर पे दिखाया गया था, मैं कह सकता हूं बाकी जो 6,30,000 करोड़ हैं उसमें से कम 2 लाख करोड़ पहले का पैकेज नया दिखाया जाएगा। यानी कि एडिशनल एक्सपेंडिचर 4-4.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, जो कि हमारे जीडीपी का 2 से 2.5% होगा। यही असली बात है। यही असली बात है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक जोर दिया उन इंडियों की आत्मनिर्भर भारत, और इस तरह से एक जैसे उम्मीद की जो लड़ियां चल रही हैं 6 साल में, उनका अपना नजरिया है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन पिछले 3 साल से गहराई से देखने के बाद ऐसा कोई सेक्टर नजर नहीं आता कि जो मजबूती से खड़ा होकर भारत को दुनिया में किसी भी तरीके से लीड कर रहा हो। मेक इन इंडिया पूरी तरीके से फेल हो गया, उसकी बात ही बंद हो गई। वो जो लायन बनाया गया था, सिंह बनाया गया था। पर अब हम क्या अब आपको लगता है कि फिर से प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करेंगे कि मेक इन इंडिया फेल हो गई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नेगेटिव डाटा कई तिमाही के ये बताते हैं और बहुत गिरावट भी बताती है ये बात। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ये जो उम्मीद का वातावरण बनाया जा रहा है कि दुनिया चीन से नाराज हो गई है, तो ये लैंड लेबर रिफॉर्म इसलिए कर रहे हैं कि वहां से निकलने वाली फैक्ट्रियां यहां आ जाएंगी जो वियतनाम के रास्ते पहले से जा चुकी हैं। क्या इस उम्मीद में आपको कुछ ठोस आधार दिखता है ऑनिन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता है। क्योंकि आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि
हम जब कहते हैं कि चीन से लोग निकल कर जाएंगे, चीन का कैपेसिटी वापस आ चुका है। चीन एक ऐसा देश है जहां पे कोविड-19 के बाद भी 80 से 90% और कहीं पे 100% कैपेसिटी वापस आ चुका है। और जो लोग छोड़कर जा रहे थे वो कोविड-19 के चलते नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे इसलिए क्योंकि ट्रंप ने टैक्स बढ़ा दिया था। अगर आप चीन से कुछ लाने वाले थे तो यूएस में वो महंगा होने वाले था। 2019 मुझे लगता है 2018 के शुरू से अगस्त 2019 के बीच लगभग 54 कंपनियों ने अपने फैक्ट्री कहीं और लगाए थे। उनमें से सिर्फ 6% भारत आए, सिर्फ 6% भारत आए, बाकी वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस इन सब जगह गए हैं, क्योंकि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत आसानी से बिठाया गया है। उतना आसान नहीं है। जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहता है, वहां पे बहुत ही सूक्ष्म किस्म के टेक्नोलॉजी लगाना उतना आसान नहीं है, ये सीधी बात है। और साथ में बहुत कुछ भारत में है जो उतना जैसे कि क्राइम एक जो इन्वेस्टर हैं वो देखते हैं, और उतना आसान नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक हमारे देश में हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि चीन को हरा देंगे, वियतनाम को हरा देंगे, थोड़ा बहुत इधर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादातर चीजें जो हम खरीदते हैं रवीश, आज भी उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चीन से बन के आता है। वो बंद होगा या नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग सस्ता खरीदना चाहेंगे, उनके पास पैसे नहीं है। ये बोलना बहुत आसान है कि आप अपने देश का खरीदिए, लेकिन देश का चीज अगर 100 का है उतना आसान नहीं। जी, प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव हैं। प्रवीण जी, हम ये जानना चाहते हैं, डिटेल तो अभी नहीं है, लेकिन जैसा कि ऑनिंदियो ने बताया कि 8 लाख करोड़ आरबीआई पहले लिक्विडिटी के तौर पर दे चुका है, उसके पहले के भी तो 4 से 5 लाख व्यवहारिक आंकड़ा बैठता है। आप जो मांग कर रहे थे कि बिजली के बिल माफ किए जाएं, फिक्स्ड रेट, और कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा दिया जाए, जैसा कि इंग्लैंड में दिया गया है, रेस्तरां में जो लोग काम करते हैं उसके कर्मचारियों को 80-85% सैलरी वहां की सरकार दे रही है। क्या आपको अभी भी इस तरह की उम्मीद इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में नजर आ रही है? निश्चित रवीश जी, मुझे लगता है, क्योंकि जिस 8 लाख करोड़ का जिक्र आपने किया और जो प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा जो पहले पैकेज दिया, और वो आपने बताया कि 1,70,000 करोड़ रुपए का था। तो 20 लाख करोड़ में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 3 बातों को बहुत जोरदार तरीके से रेखांकित किया है। पहला तो उन्होंने ये कहा कि इस पैकेज में एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ विशेष है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि सप्लाई चेन को हमें मजबूत बनाना है। तो देश में सप्लाई चेन 7 करोड़ व्यापारी मिलकर के सप्लाई चेन बनाते हैं। तो जो दूसरी बात उन्होंने सप्लाई चेन के विषय में कही है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि लोकल के लिए वोकल बनिए, इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता पर अब यह है कि विदेशी उत्पादों की बजाय हमें हमारे जो स्वदेशी या देसी उत्पाद हैं, आपने जो मांग की थी सरकार से, प्रवीण जी, आपने जो मांग की थी सरकार से, उसकी संभावना नजर आ रही है। आप बता देंगे कि पिछले 7 साल में लोकल सप्लाई चेन कितना मजबूत हुआ? वो बताइए आप कि उस पर कितना काम चल रहा था, कितना लाभ हुआ आपके सेक्टर को? रवि जी, जहां तक इस पैकेज का सवाल है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस पैकेज का बड़ा हिस्सा वो एमएसएमई सेक्टर के लिए आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जिस चुनौतियों के साथ और जिस वित्तीय संकट के साथ एमएसएमई सेक्टर जूझ रहा है, और जैसा मैंने आपसे पहले भी आपके शो में कहा था कि सैलरी का एक विषय है, बैंकों के ब्याज का दूसरा विषय है, तीसरा ईएसआई और पीएफ का विषय है। ऐसे अनेक विषय हैं जो हमारे ऊपर इस समय वित्तीय बोझ को डाले हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो पैकेज जिसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें इन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा, और जो भी कल में या परसों में वित्त मंत्री जो अनाउंसमेंट करेंगी, उसमें स्पष्ट रूप से ये बहुत साफ होना चाहिए
कि व्यापारियों को ये जो वित्तीय संकट से कैसे उबारा जाए, और उसके लिए सरकार ने चरणबद्ध ये सारे कदम उठाए हैं, ये आर्थिक पैकेज किया है। मुझे लगता है कि इसकी मुझे बहुत संभावना है। बाकी तो जब सामने वित्त मंत्री ये करेंगी तो बता। बिल्कुल डिटेल का भी इंतजार करना चाहिए। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, आप बता सकते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसने आज ही आपने रिपोर्ट किया है कि उसने सरकार से कुछ मांग रखी है, वो मांग क्या है? ईएसआई सैलरी दे, उद्योग खुद अपनी सैलरी देने की स्थिति में नहीं है, क्या उसका ये सपना इस पैकेज से बड़ा पूरा होता दिख रहा है हिमांशु? मुश्किल सवाल है, क्योंकि देखिए जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है इस अनाउंसमेंट का, आर्थिक पैकेज का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर सरकार हर महीने की पहली तारीख को जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसके पिछले महीने का, उसका ऐलान करती है। मार्च के जब जीएसटी के आंकड़े 1 अप्रैल को जारी किए गए तो उसमें दिखाया गया कि करीब 6 से 7 हजार करोड़ घटा है जो जीएसटी कलेक्शन है सरकार का, क्योंकि 25 तारीख से लॉकडाउन लगाया गया था। करीब 1 हफ्ते आर्थिक गतिविधियां ठप रही और उसकी वजह से वो गिरावट दर्ज हुई। अप्रैल के जो जीएसटी के आंकड़े हैं जो 1 मई को आने चाहिए थे, आज 12 तारीख हो चुकी है, अभी तक जीएसटी के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए हैं और इसको लेकर बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इतनी ज्यादा बड़ी गिरावट है, क्योंकि अप्रत्याशित तरीके से लॉकडाउन रहा है, आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ी रही हैं, तो निश्चित तौर पर जीएसटी कलेक्शन में बहुत बड़ी गिरावट होगी, लेकिन इसका फिगर, इसका कोई असेसमेंट नहीं है। एक न्यूज चैनल ने कल ये भी खबर चलाई कि सरकार में विचार चल रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जाए, जिसके बाद वित्त मंत्रालय को स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा। मांग बहुत बड़ी है। देखिए, एक बात जो लघु और उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल ने कही है कि 8 से 10 करोड़ ऐसे सैलरीड वर्कर हैं जिनको सैलरी, उनको आशंका है कि सैलरी नहीं दे पाए होंगे, छोटे जो उद्योगपति हैं वो अप्रैल महीने में, और यही उससे ज्यादा लोग हैं जो पलायन करने को मजबूर हुए। क्या इनके सैलरी का वहन सरकार कर पाएगी? जो मांग लघु उद्योग संघ ने की है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका वहन करे, क्या वो स्थिति में होंगे? क्या सरकार उनको अनुमति देगी? हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आनंदियो, प्रवीण जी, हिमांशु, आपका। प्रधानमंत्री ने बार बार मजदूरों की पीड़ा को वो तप और त्याग कह रहे हैं। वो तप और त्याग किस लिए किया जाता है? अगर आप ऋषि परंपरा को भी देखें तो क्या इस लिहाज से ये तप और त्याग है? एक व्यवस्था की नाकामी, नीतियों के असफल होने की वजह से मजदूर दरबदर हैं, उनकी अपनी कमाई लुट रही है। क्या वो इसके लिए, लुट जाने के लिए, बर्बाद होने के लिए 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए तप और त्याग करते? उनके इस कष्ट को प्रधानमंत्री के पास देखने का अपना नजरिया है कि ये मजदूर कष्ट नहीं सह रहे हैं बल्कि तप और त्याग कर रहे हैं। ये देखने का अपना अपना नजरिया है। हम आपको बता दें कि आप Y2K के बारे में भी खूब पढ़िए, आपको बहुत सारी मजेदार बातें मिलेंगी। और ये अच्छा जरूर हुआ कि इस पैकेज के ऐलान के साथ अब चर्चाएं जो हैं कहीं ज्यादा संगठित रूप से अर्थव्यवस्था के दायरे में होंगी। मिडिल क्लास भी देख लेगा कि इस 20 लाख के करोड़ के पैकेज में उसको क्या मिला है, धन धन गोपाल या ठन ठन गोपाल। ब्रेक के बाद आगरा की बात करेंगे। अब आगरा के लोग बेहद चिंतित हैं कि क्या उनका जीवन सुरक्षित है, क्या उनका शहर इस संक्रमण के प्रकोप से सुरक्षित है। वो दबी जुबान में और चर्चाओं में आगरा की तुलना वुहान से करने लगे हैं। 750 से ज्यादा केस आ गए हैं, 25 लोगों की मौत हुई है और हर दिन आगरा से किसी ना किसी प्रकार की गड़बड़ी की खबरें आती रहती हैं। रवीश आगरा में हैं, रवीश की ये रिपोर्ट देखिए। आगरा के कब्रिस्तान की एक कब्र 2 दिन से शव का इंतजार कर रही है, मगर कोरोना से मौत के बाद इस शव का कुछ पता नहीं चल रहा था। जब बेटे ने इस वीडियो के जरिए शिकायत की तो पता चला कि शव तो गायब हो गया है। प्रशासन ने जब पड़ताल की तो शोएब के पिता को मनोज गुप्ता का पिता समझकर स्वास्थ्य विभाग ने हिंदू रीति के मुताबिक अंतिम संस्कार कर दिया। इन्होंने मेरे पापा की डेड बॉडी बदल दी और इनको किसी और की डेड बॉडी दे दी। इन्होंने उठा कर कहीं यहाँ के स्टाफ की कमी की वजह से ये पोस्टमार्टम गिरा है पूरा, ये पीछे।
अभी आप फिर मोर्चरी पे दोबारा से आए? हम बुलाया गया दोबारा पे। फिर अब क्या देखा तुमने? अब तो चैन उठी हुई है, पहले कुछ नहीं दिखाया था इन्होंने। नहीं, अभी आपके पिता मौजूद है यहाँ पर? हाँ है। देह संस्कार आपने किसी और का कर दिया? दिखाया नहीं तो उन्होंने, तो बोले जी बॉडी आपके फोटो दिखाया था, उनका जी फोटो गया। नहीं, आपने देह संस्कार तो एक बॉडी का कर दिया ना। हाँ। और आपके पिता मौजूद है यहाँ पर। हाँ। आगरा में हो रही इन मौतों से कोरोना त्रासदी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना वायरस के हमले ने बड़े बड़े मॉल और शानदार होटलों वाले इन शहरों के स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज से लेकर उनकी देखभाल में बरती गई कोताहियों पर कहां एसी के बंद कमरों में बैठक चल रही है, आइए आपको वहां लेकर चलते हैं। लखनऊ से 5 अधिकारियों की टीम विशेष विमान से सोमवार को आगरा पहुंची है। तब से लगातार सर्किट हाउस में मैराथन बैठकों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसी दिन कोरोना संक्रमित 13 नए मामले आने से आनन फानन में नया सीएमओ लाया गया और इन खामियों पर जांच बैठा दी गई है। हालात ये हैं कि आगरा के मेयर नवीन जैन ने चिट्ठी लिखकर आशंका जताई थी कि आगरा देश का वुहान बन सकता है। हालांकि इस पर उन्हें बीजेपी आलाकमान की डांट भी सुननी पड़ी। पत्र के लिखने के बाद काफी कुछ बदलाव हुआ है। 2 अधिकारी प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी आगरा आए, प्रशासन भी सक्रिय हुआ है। 2 सीएमओ का ट्रांसफर कर दिया गया, 1 अन्य अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक अगर आगरा का मेयर इस तरीके की चिट्ठी लिख रहा है तो व्यवस्था कहीं न कहीं इस चिट्ठी के जरिए झलक रही है आपकी भी, कि आपकी बात को जिला प्रशासन कोई गंभीरता से नहीं ले रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं। अगर कोई फीडबैक जनता के द्वारा हमें मिलता है तो हम लोग शासन को अवगत कराते हैं। तो जिला प्रशासन ने व्यवस्था ना की होती तो कितने होते, व्यवस्था की है तो कितने। आगरा इंदौर नहीं हुआ, फिरोजाबाद आगरा नहीं हुआ और इंदौर वुहान नहीं हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं कि आगरा के एमपी होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर हैं, एक उसमें नेगेटिव चीज़ में। तो वो एक अच्छी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी का आभार कि आज उन्होंने 4-5 प्रमुख सचिव और एडीजी रैंक के लेवल को लोगों को यहाँ पर भेजा। नेताओं की बयानबाजी और मैराथन बैठकों के बीच कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टर थक रहे हैं। आगरा के लोग कोरोना वायरस से खौफजदा हैं। कहीं प्रशासन ने खुद इस तरह की बाड़बंदी कर रखी है, कहीं लोगों ने अपनी गलियां बंद कर दी हैं। बस इस निराशाजनक माहौल में एक ही बात की राहत है कि ठीक होने वालों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। आगरा से नसीम और सुधीश कुमार राम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।